हेलो फ्रेंड, आज एशियंट इंडिया का एक टॉपिक मगध का उत्कर्ष पर चर्चा करेंगे। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और इस वंश अथर्ववेद में मिलता है और मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने शासन किया। बृहद्रथ वंश के बारे में जानकारी महाभारत तथा पुराणों में भी मिलती है और इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ जरासंध का पिता एवं वसु चैध उपरिचर का पुत्र था। मगध की राजधानी वसुमती या गिरिब्रज की स्थापना का श्रेय वसु को ही जाता है। जरासंध एक पराक्रमी शासक था। इसे श्री कृष्ण के इशारों पर भीम ने पराजित कर मार डाला और राजगीर में जहां जरासंध का अखाड़ा है वहीं पर भीम और जरासंध के बीच मल्लयुद्ध हुआ था और जरासंध ने कृष्ण को भी कई बार पराजित किया था। जरासंध का दामाद कंस था और इसी कारण उसने कृष्ण को पराजित भी किया था और इसके डर से कृष्ण भाग के द्वारिका भी चल गए थे, मथुरा से। और इसी वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने करवा दी और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। अब मगध पर हर एक वंश आया और इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इनके बारे में कहा जाता है मगध साम्राज्य का जो विस्तार हुआ या नींव डाली उन्होंने ही डाली थी। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए और जन्य साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की जो नीति अपनाई, एक आक्रामक की नीति और दूसरी वैवाहिक संबंध की नीति थी। बिंबिसार ने अपना प्रथम जो शादी किया वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ किया। इस प्रकार वैशाली से आक्रमण का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। द्वितीय शादी उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया और दहेज के रूप में इसको काशी मिला था। तीसरा विवाह मध्य नरेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। बिंबिसार के चौथे विवाह की भी जानकारी मिलती है कि उसने मिथिला की राजकुमारी वैश्वी के साथ भी किया था। बिंबिसार अपने मित्रवत संबंध द्वारा भी अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती किया। उसने अवंती, जो हमेशा मगध को चैलेंज कर रहा था, और अवंती के नरेश चंड प्रदोत को एक बार पीलिया रोग हो गया, उसको ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा और जीवक ने उनकी बीमारी को ठीक किया था। इस प्रकार अवंती के साथ इसके मित्रता संबंध हो गए थे। साम्राज्य विस्तार में आक्रामक नीति का पहला शिकार अंग हुआ और अंग के शासक ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित कर मगध में अंग को मिला लिया। राजगिरी नामक नगर की स्थापना भी बिंबिसार ने ही की थी और बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए उसने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त किया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने कौशल के साथ युद्ध किया। ये भी अपने पिता की ही नीति पर चला। उसने कौशल के साथ युद्ध किया और जिसमें प्रसेनजीत को हरा दिया और उन्होंने अपनी पुत्री बजीरा की शादी अजातशत्रु से कर दिया और फिर काशी दहेज में मिल गया। हुआ ये था कि जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो कुछ दिन के बाद महाकौशला देवी की भी मृत्यु हो गई थी और जब महाकौशला देवी की मृत्यु हो गई तो प्रसेनजीत ने जो काशी दहेज में दिया था वो वापस ले लिया था। इसी कारण अजातशत्रु ने फिर से प्रसेनजीत पर आक्रमण किया था और इस प्रकार फिर से शादी हुई और काशी फिर से दहेज में मिल गया। अजातशत्रु ने वैशाली पर भी आक्रमण किया और
अपने मंत्री बस्कार से वैशाली में फूट डलवाया, क्योंकि वैशाली 8 गणराज्यों का संघ था जो बहुत मजबूत था। तो अपने मंत्री से उन गणराज्यों में फूट डलवाया और फिर वैशाली को जीत लिया। और इस युद्ध में उसने रथ, मूसल और शिलाकंटक जैसे नए हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ और इसी के शासनकाल में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में भी हुआ था। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी और अगला शासक उदयन होता है। उदयन 460 या 61 कहीं कहीं मिलता है से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसकी भी हत्या एक व्यक्ति ने चाकू मारकर कर दिया। और उदयन के 3 पुत्र थे जो अगले शासक बने, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक। इस वंश का अंतिम शासक नागदासक था और इसी के अमात्य शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर स्वयं अधिकार कर लिया और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। अब मगध पर एक नया वंश आया, शिशुनाग वंश, जो 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद अगला शासक कालाशोक हुआ, जिनका शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व तक है। इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह दिव्य वदान में उल्लेखित है। इसने राजधानी वैशाली से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र लाया। इसके ही शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इसकी हत्या राजधानी के समीप के व्यक्ति ने चाकू मारकर कर दी और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। अब अगला वंश मगध पर आया, नंद वंश। पुराण के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जो एक दासी का पुत्र था और इसने महानंदिनी की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। और ये शूद्र था, इसलिए इसको शूद्र वंश भी कहा जाता है। और इस वंश में कुल 9 राजा हुए, जिसके कारण इसे नौनंद के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद की उपाधि सब्र छत्रांतक है। इसने क्षत्रियों का, जितने भी क्षत्रिय राजा थे, सबको हराया। भार्गव की उपाधि धारण किया। द्वितीय परशुराम भी इनको कहा जाता है, क्योंकि क्षत्रियों को हराने के कारण एक राट, एक छत्र इत्यादि उपाधि को धारण किए। और महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। महापद्म नंद ने प्रथम बार कलिंग का विजय किया और वहाँ एक नहर, त्रिशूल नहर खुदवाई और वहाँ से एक जैन प्रतिमा को भी अपने साथ लाया था और जिसका उल्लेख खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। व्याकरण आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। महापद्म नंद को उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। इस वंश का अंतिम एवं महत्वपूर्ण शासक घनानंद था। यह महापद्म नंद का पुत्र था और यह सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, उस समय मगध का शासक यही था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे असंतुष्ट थी। यह बड़ा अत्याचारी शासक था, जिसने भरे दरबार में चाणक्य को भी बेइज्जत करके निकाल दिया था, जिसके कारण चाणक्य भी नंद वंश को समूल नाश करने की बात कर रहे थे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर 322 ईसा पूर्व में एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना कर ली। नंद शासक जैन मत के पोषक थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। सक्टाल और स्थूलभद्र भी इनके अमात्य में थे। उपवर्ष, बरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद वंश में इनको आश्रय मिला था। ओके फ्रेंड्स,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।